अब की बार का जो बजट आया है उसमें मैं कल देख रहा था 157 नई नर्सिंग कॉलेज खुलेंगी। ठीक है, तो उसमें अपना स्टाफ की भी वैकेंसी आएंगी, साथ के साथ अपना टीचिंग स्टाफ की भी। बिल्कुल, तो फायदा तुम्हारे लिए भी है, फायदा मेरे लिए भी। ठीक है, 157 नई नर्सिंग कॉलेजें खुलेंगी पूरे देश में। नई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी है, अर्थात नई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है। और जम्मू कश्मीर में कम से कम 2 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी, नई। हिमाचल में भी 2 नई नई मेडिकल कॉलेज। हाँ, नई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है, तो उनकी स्टाफ की वैकेंसी भी आएंगी, साथ ही साथ आपका टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। ठीक है, तैयार रहना पहले से अपना भरझोला। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ, उनको बोला बेटा जल्दी आओ, मुझे बोलो 1 मिनट में आओ। क्या बातचीत करने लग गए, बाद में फिर बीच बीच में आएंगे। अभी काम की चीज आएंगी सारी, विटामिन के, हिपैरिन, वारफेरिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अभी सारी काम की चीज आएंगी। अब डायरेक्ट सीधे एस्प्रिन पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, तो एस्प्रिन को तो छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, सारी चीज मैंने बता दी थी एस्प्रिन से संबंधित। तो आज उठा उठा के पटकेंगे अब हिपैरिन वारफेरिन को। हिपैरिन, वारफेरिन, विटामिन के, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये 4 ड्रग इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, ठीक है, हेडिंग लगाओ बेटा जी, हेडिंग लगाओ। सबसे पहले कोगुलेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन की ड्रग। सबसे पहले थी आपकी ब्लड फॉर्मिंग ड्रग, अब आएगी कोगुलेशन की ड्रग, उसके बाद में आएगी एंटीकोगुलेशन, और लास्ट में आएगी थ्रोम्बोलाइटिक। ठीक है, हेडिंग लगाओ कोगुलेशन की ड्रग। बहुत बढ़िया, चलो बेटा, ठीक है, सुनिएगा। देखो, कोगुलेशन ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है विटामिन के का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है बेटा? विटामिन के का आता है, याद रखना। ठीक है, अब सुनिएगा, विटामिन के से संबंधित सारी बातें एक बार तैयार कर लो तुम, बैठ बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन, ताकि आपका तैयार हो जाए। सुनिएगा ध्यान से, और देखो बेटा, लिखना मत। मैंने आपको कहा था कि ये बेटा इंटेस्टाइन है अपना, नॉर्मल फ्लोरा। बहुत बढ़िया, ठीक है, लिखना मत आप ईमानदारी से। ठीक है, और ये हमारा इकोलाई था, गजब, 1 नंबर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये जो इकोलाई है उसका फंक्शन आपको मैंने कहा था विटामिन के सिंथेसिस, पढ़ाया था। वाटर का तो भूल जाइए अब, क्योंकि वो तो एंटीबायोटिक संबंधित में निकाल रहा था, तो इसका अपना बात ही नहीं करनी आज, सिर्फ विटामिन के की बात करनी है आज। आ गया बेटा? ठीक है, तो आपका क्या काम है कि सर कोलन का जो इकोलाई है वो विटामिन के का सिंथेसिस करता है, सिर्फ कोलन। ठीक है, यहां से ये एब्जॉर्ब होकर विटामिन के आएगा कहां पर बेटा? ब्लड में। बहुत बढ़िया, पहले मैकेनिज्म पर जाओ आराम से, कल जैसे कीमो पर जा रहे थे। ठीक है, ब्लड से होते हुए ये सीधा जाएगा लीवर। बहुत बढ़िया, ठीक है, और लीवर में जाकर जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और हमारे क्लोटिंग फैक्टर लाइक इज 5, 7, 9 और 10। ठीक है ना? और इनको स्टिमुलेट करेगा, तो याद रखना ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे? क्लोटिंग में। सॉरी 27, सॉरी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 2, 7, 9, 10। ठीक है, तो 2, 7, 9, 10, और ये जो क्लोटिंग फैक्टर हैं ये किस में हेल्प करेंगे? आपके कोगुलेशन में। कैसे करेंगे उसका अगला एपिसोड आगे बताना। ठीक है, पहले प्रारंभिक एपिसोड को क्लियर कीजिए। अब एक बात तो समझ आई होगी, क्या? कि यदि डिजीज लीवर से संबंधित है, जॉन्डिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, या कोलन की डिजीज हो, इन दोनों तीनों कंडीशन में विटामिन के या एंटीमाइक्रोबाइल ड्रग दे रहे हो, एंटीबायोटिक बताया था उस दिन भी मैंने, जबरदस्त। ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करेगी नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज करके। इन तमाम कंडीशनों में विटामिन डी की कमी होगी, और इसका मतलब यूजेज भी सामने आ गए, इन तमाम कंडीशनों में विटामिन के दिया जाएगा। आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर से देख लिखना मत आप 1% भी। इधर देखो, अब पूरी मैकेनिज्म चलेगी, अब ईमानदारी से, मजा खत्म हो गई। अब एक सीरियस देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, अभी नोट सेट जस्ट 2022 में आया है इपैरिंग का। ठीक है, तो यहां पर बहुत खतरनाक चीज आएंगी, ईमानदारी से बेटा। ठीक है, हल्का हल्का चलना, धीरे धीरे चलना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी और कोई टेंशन नहीं करनी। पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म के अनुसार अभी बात है। अगले एपिसोड में क्लोटिंग की आ रही है, चिंता न करें आप। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, इकोलाई को दर्शाना है, विटामिन के को लाना है ब्लड से, ब्लड से सिर्फ लीवर में, और ये जो इसका एब्जॉर्प्शन करा रहा है उसके लिए जरूरी है बाइल, और ये भी कहां से आएगा? लीवर से, क्योंकि विटामिन के से फैट सोल्यूबल है बेटा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? बाइल।
इसलिए लीवर की डिजीज होने पर भी वैसे भी बाइल की कमी हो रही है, उसकी वजह से भी विटामिन की सिंथेसिस नहीं हो रहा, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। और एब्जॉर्प्शन होकर वो लीवर पर भी एक्शन नहीं कर रहा और इसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक एपिसोड ये है, एक एपिसोड अगला है, अगले पर फोकस करना, नॉर्मल फोकस करना, पूरी मैकेनिज्म में दोबारा से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सटेंसिंग लिखना मत आप 1% पे, ठीक है, देन इंट्रेंसिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले ऊपर ऊपर की बात याद करो, डीपली अपने आप हो जाएगी, डीप मेरे पर छोड़ दो आज। एक्सटेंसिंग इंट्रेंसिंग, ये कॉमन पाथ पे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, और यहां से फिब्रिनोजन और देन फिब्रिन। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल भी दिया था उस दिन, जबरदस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल याद करो। एक्सटेंसिंग, इंट्रेंसिंग, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और फिब्रिन। सबसे पहले याद रखनी, यदि टिश्यू इंजरी है तब पाथवे एक्टिवेट होगा एक्सटेंसिंग, और ब्लड वेसल्स की इंजरी है तब पाथवे एक्टिवेट होगा इंट्रेंसिंग। ये ऑलरेडी आप और मेरे बीच में बात हो भी चुकी है। आया? ठीक है, आराम से चलना, देखना ये आगे जाकर बहुत मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी। अच्छा, क्या चिंता करनी है? चिंता करनी है एक्सटेंसिंग पाथवे इंबैलेंस होता है किसी भी ड्रग की वजह से, पर्टिकुलर नाउन नहीं हुआ, आगे ले रहा हूं, तो इसका मतलब पीटी प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। किसी भी ड्रग की वजह से इंट्रेंसिंग पाथवे इंबैलेंस हो रहा है तो एपीटीटी इंबैलेंस होगा। अभी रिसेंट नोट सेट 2022 में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। ड्रगों का चिंता न करें आप, अभी मैं ऊपर की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दो सर, यदि कॉमन पाथवे इंबैलेंस होगा, कॉमन, तो दोनों इंबैलेंस होंगे, पीटी और एपीटीटी। गजब। आया? इसलिए लो डोज ऑफ हिपैरिन देंगे तब सिर्फ डीएक्टिवेट हो, इंबैलेंस होगा एपीटीटी, बट हाई डोज ऑफ हिपैरिन दे रहे हैं तब कॉमन पाथवे डीएक्टिवेट होगा, सॉरी इंबैलेंस होगा, और उसकी वजह से दोनों इंबैलेंस होंगे। नई बात पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त आपको, बस आप ध्यान इधर रखना, ईमानदारी से। मजाक का पोर्शन खत्म हो गया पूरा अपना, अब तो सीरियस सीरियस चलेंगे चीजें, ठीक है। कोई टेंशन नहीं करनी, एक 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 अपने को मैकेनिज्म याद रखनी है, अपने आप चलती रहेगी गाड़ी। यूजेस पर नहीं जाना, यूज साइड इफेक्ट ऐसी है, दो मैकेनिज्म आ जाए तो साइड इफेक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली चीजों पर जाएंगे हम आगे थोड़ी देर बाद में, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। पहले तुम एक काम करो, पूरा क्लोटिंग पाथवे को देखो आज, ठीक है, उसके बाद में आगे मैं लपेटता हूं इसको। सॉरी, एक मिनट, यस, इधर देखो ध्यान से, बोलो मत, इधर देखो ध्यान से। नॉर्मली चीज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो फिर मैं वैसे चलो उसको चालू करूं, दिख रहा है या वो करूं? एंट्रेंसिंग दिख रहा है, एक्सटेंसिंग भी दिख रहा है। एक्सटेंसिंग के लिए टिश्यू डैमेज की बात हुई है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात हुई थी, ठीक है, जो इंट्रेंसिंग पाथ पे काम करेगा उस पर, ठीक है। याद रखना यहां पर 10 की दिख रहा है, 10, ठीक है, और ये भी दिख रहा होगा आपका 9 भी दिख रहा होगा, 10 और 9, ये देखो ध्यान से, ठीक है। यहां 7 दिख रहा होगा, ये देखो 7, ठीक है। पहले आपको नॉर्मली चीज देखनी है, क्लोटिंग फैक्टर कहां है, ठीक है। एक्सटेंसिंग में जाओ, यहां पर प्रोथ्रोम्बिन दिख रहा है, थ्रोम्बिन दिख रहा है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन दिख रहा है, सॉरी फिब्रिन दिख रहा है, ये देखो फिब्रिन दिख रहा होगा आराम से आपको, ठीक है। और इसको भी फिर थ्रोम्बिन को ये इनसोल्यूबल में कन्वर्ट कर देगा ताकि वहां से हटे नहीं, ये ध्यान, इनसोल्यूबल जरूर याद रखना है यहां पर, स्ट्रेप्टोकाइनेस तभी समझ आएगा, पूरा अच्छे से देखना पाथवे को। अच्छा, दो चीज आपको जरूर दिख रही होगी, एक थ्रोम्बिन दिख रहा होगा जो प्रोफिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और एक आपको कैल्शियम नजर आ रहा होगा जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। गजब, तीन चीजें जरूर देखनी है, विटामिन के को साफ देखना है, कैल्शियम को साफ देखना है, और साथ के साथ आपको थ्रोम्बिन को देखना है। बाकी न भी याद है तो कोई टेंशन नहीं, मैं अपने आप लपेट लूंगा। और एक्सटेंसिंग को याद रखना है, एंट्रेंसिंग को याद रखना है, एंट्रेंसिंग कैसे एक्टिवेट होगा याद रखना है, एक्सटेंसिंग कैसे एक्टिवेट होगा याद रखना है, ठीक है। ये पूरी चीज याद नहीं की जाती, ये इसका मतलब हम रट रहे,
ठीक है, मैन एक्शन पर आओ ना विटामिन के पर, और विटामिन के को 2, 7, 9, 10 पर जाओ। ठीक है, और सीधा आओ कैल्शियम पर आओ, और कैल्शियम के साथ साथ थ्रोम्बिन पर आओ। फिर आपको अपने आप ही ड्रग आना शुरू हो जाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आया नॉर्मली, कोई दिक्कत है बेटा? आ गया? रटना नहीं, याद रखना है, एनी टाइम याद रखना, रटना नहीं है। इंट्रेंसिंग ब्लड वेसल्स पर, एक्सटेंसिंग टिश्यू डैमेज पर, विटामिन के का यहां क्या रोल है, विटामिन के किसको स्टिमुलेट कर रहा है, और उसके साथ कैल्शियम का यहां पर क्या रोल है, क्योंकि कई बार आता है कैल्शियम आर इंपोर्टेंट कोगुलेशन में, उसका क्या रोल है, और उसके साथ साथ थ्रोम्बिन का यहां क्या रोल है, उसके साथ साथ इंट्रेंसिंग पाथवे का क्या रोल है, एक्सटेंसिंग पाथवे का क्या रोल है, और दोनों इंबैलेंस हो रहे हैं तो फिर उसका क्या रोल है, और दोनों को इंबैलेंस कौन कर रहा है, आगे अपने आप आ जाएगा। अभी हम किसी ड्रग का पर्टिकुलर नाम ही नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ एक्शन पढ़ रहे हैं जी, नॉर्मल बॉडी को पढ़ रहे हैं। अभी आया? कोई दिक्कत होगी कभी भी? ठीक है, अच्छा वापस चलो, अब रिवर्स हो रहा हूं। ठीक है, ये मैकेनिज्म ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, लिखा भी दूंगा आगे में। ठीक है, उसके साथ साथ हमें देखना होगा फिर, अब एक एक ड्रग को आगे लपेट रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, सुनिएगा, देख लेना बेटा, ना याद हो किसी को ज्यादा तो सिंपल सा याद कर लेना, जैसे कल मलेरिया का सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा या कम याद करने की आवश्यकता नहीं है, मेन चीज है समझने की, समझ में आना चाहिए सारा। याद करने का मतलब ये नहीं कि हमें उसको लिखना है वहां जाके, उसको समझ आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब वो जो बंदा है वो अपने आप साइड इफेक्टों को खींच लाएगा, अपने आप नर्सिंग प्राइवेटों को खींच लाएगा। इसका मतलब मेन अपना एक्शन होना चाहिए समझने पर। ये याद हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं याद हो रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं ऐसा कभी नहीं सोचना मन में। मतलब मुझे ऐसे समझना है कि याद हो रहा है मुझे, ये जरूरी नहीं मुझे समझ आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब घर पर जाकर भी मैं याद कर लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो याद ऐसे नहीं होता कि तुरंत यहां बैठा और पढ़ाया मैंने और याद हो गया, या किसी भी टीचर ने पढ़ाया, यहां सिर्फ समझ आता है। और देखना हमेशा आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, रूम पर जाके आप पढ़ती हैं तो याद हो जाता है। तो यहां याद करने के लिए नहीं आई, यहां सिर्फ समझने के लिए आई है। ठीक है, याद करना है रूम पर जाके, लिख रही क्यों है, लिख के इसलिए ले जा रही है ताकि रूम पर जाके याद करना है, तो यहां याद नहीं होगा, यहां समझना है। आया? यस या नो? यस सर, ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। सर गलती से मान लीजिए विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो रहा, वापस आ जाइए। ठीक है, जहां से हमने इसको शुरू किया था, तो हमें क्या करना है, विटामिन के का दो फॉर्म है, एक K1 एक K3, याद रखना। K1 फॉर्म बनती है प्लांट से, प्लांट सोर्स है, ठीक है, और K3 है सिंथेटिक सोर्स जिसको बनाया गया है। ये भी बात जरूर याद रखना, ये भी अभी देखो कहां काम में आएंगे, इनके एग्जाम्पल कहां काम में आएंगे। अभी मैं आपको सुपरफिशियली चीज दे रहा हूं, ओके? ठीक है, अभी कोई एग्जाम की बात आई नहीं अभी अपने सामने, सिर्फ और सिर्फ अभी बात आई है बेसिक की, बेसिक क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, हल्का फुल्का आप इस पूरे मॉडल को लिखिए, ऐसे लिखना जैसे मैं बताऊं, कॉलन से चलिए, बिल्कुल हाँ, पूरा हेडिंग क्या डाली, कोगुलेशन पर, उसमें एग्जांपल लिखना सबसे पहले विटामिन के, और विटामिन के का पूरा ये सार यहां से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया, हाँ यस, मैं कह रहा हूं उस वैसे ही लिखो, आपको डाउट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बुक क्या कह रही है उस पर मत जाओ, मैं कह रहा हूं उस पर जाओ, आपको डाउट नहीं रहने दूंगा, इस बात की गारंटी है। चलो यस, आगे बढ़ो नीचे। ये किसका सिंथेसिस कर रहा है बेटा, सिर्फ विटामिन के को दर्शाना है, वाटर को छोड़ देना है, वाटर का कोई मतलब नहीं है, वो एंटीबायोटिक से। ठीक है, विटामिन के सिंथेसिस, कोलन ऊपर लिखना है, ये डायग्राम कोलन का था, और ये मैकेनिज्म भी कोलन में हो रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यस, आगे बढ़िए, बगल में लिखना है ब्लड, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका विटामिन के ब्लड में, यस, ये देखना है विटामिन के ब्लड में, इसका मतलब ये है एब्जॉर्प्शन, यहां पर लिखना है ब्लड है सर, और इस मैकेनिज्म को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन, और इस एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है सर बाइल। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बाइल, यस, चलो बेटा, ठीक है, ये सीधा यहां ले जाते हुए दिखाना इसको लीवर में, यस, ये लीवर में, और लीवर में ले जाते हुए विटामिन के को दिखाना है, ये रिलीज करवाएगा लीवर से क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो नीचे लिखना स्टूमुलेट क्लोटिंग फैक्टर, स्टूमुलेट क्लोटिंग फैक्टर, बहुत बढ़िया बेटा जी, क्लोटिंग फैक्टर को स्टूमुलेट करेगा बेटा, और ये क्लोटिंग फैक्टर मेरे भाई किस किस को, 2,
7, 9, 10। गलती मत करना बेटा 1% भी। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मित्रों याद रखना, कोलन से इकोलाई बना, सॉरी कोलन में नॉर्मल फ्लोरा इकोलाई है, वो विटामिन के का सिंथेसिस कर रहा है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन करने साइक है बाइल, और बाइल से याद रखना वो सॉरी विटामिन के ब्लड से आपके लीवर में जा रहा है, और मित्रों लीवर से स्टिमुलेट कर रहा है क्लोटिंग फैक्टर को 2, 7, 9, 10। इसलिए विटामिन के आर नॉट डायरेक्ट प्ले इन क्लोटिंग, बट इनडायरेक्ट प्ले रोल अदा कर रहा है क्लोटिंग में। ठीक है, नोट लगा के लिख देना नीचे, विटामिन के नॉट डायरेक्ट रोल इन क्लोटिंग, विटामिन के नो डायरेक्ट प्ले रोल इन क्लोटिंग, प्ले रोल इन क्लोटिंग, क्लोटिंग, बट नीचे लिखिए जबरदस्त, लेकिन ये बड़ा लेकिन है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल अदा कर रहा है, इनडायरेक्ट रोल है विटामिन के का। बहुत बढ़िया, इनडायरेक्ट रोल है विटामिन के का। गजब, 1 नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके सेवन को जरूर याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वार्फिन का एंटीडोट विटामिन के आएगा। गजब आया, इसलिए सेवन को जरूर याद रखना है। ठीक है, बस दुनिया तो इसी को याद कर रही कि इसका एंटीडोट है, तुम्हें पूरा मैकेनिज्म समझ आएगा आगे, बट मैं कहूं वैसे याद करना है। ठीक है, बुक पर नहीं जाना, बुक क्या कह रही है। ठीक है, बुक का भी एकदम शॉर्ट रूप हमें लेके आओ तुम्हारे सामने मॉडल। क्लियर? ओके है, क्योंकि मैंने क्या कहा, तुम्हें वहां एग्जाम के रूप में लिखना नहीं है, तुम्हें वहां समझकर क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, इस बात को तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, कोई टेंशन बताओ, कोई टेंशन है तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ो, हेडिंग डालो, क्लोटिंग मैकेनिज्म। हेडिंग डालना बेटा, क्लोटिंग मैकेनिज्म। यस, क्लोटिंग मैकेनिज्म, क्लोटिंग मैकेनिज्म। स्पेस खूब सारा देके लिखना, क्योंकि कल मलेरिया की तरह ड्रग को भी यही इंटरेक्ट करवाएंगे लास्ट में। पहले तो पूरा पढ़ाएंगे, लास्ट में इंटरेक्ट यहीं से होगा। ठीक है, अलग अलग लिखना, पूरा स्पेस देके एकदम लंबा चौड़ा। ठीक है, यस, अलग अलग चलो, एक तरफ एक्सटेंसिंग, बहुत बढ़िया, एक तरफ इंट्रेंसिंग, एक तरफ एक्सटेंसिंग, एक तरफ इंट्रेंसिंग पाथवे, पाथवे। ठीक है, जरूर लिखो, ये एक्टिवेट होगा टिश्यू इंजरी या टिश्यू डैमेज में। जी, पहले मैं कहूं वैसे वैसे लिखते रहो आप। और ये होगा ब्लड वेसल्स के दौरान इंजर्स में, ब्लड वेसल्स इंजरी में। बहुत बढ़िया बेटा, ओके ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आपको नीचे काफी लंबा लेना है। ठीक है, यस, क्योंकि आगे और भी सारी चीज निकालेंगे। ऐसे लिखो एकदम, अभी और भी सारी चीजें चेंजेस करनी है, आगे चिंता मत करो तुम, पहले एक बार नॉर्मल पाथवे तो बनाओ। आ गया? ठीक है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो पाथवे बनाओ, वो क्या कह रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हें क्या समझ आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, यस, ओके। तो आगे वहीं से एरो जो मैंने मारा था उसको लिखना ऐसे, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। जी, ऊपर लिखना है, यहां से पाथवे शुरू है कॉमन। 3 चीजों को जरूर अंडरलाइन करके दिखाना है, एक एक्सटेंसिंग को, एक इंट्रेंसिंग को, एक कॉमन को। 3 चीजों को जरूर इंटरेक्ट करना है। आया? यस, आगे बढ़ो। प्रोथ्रोम्बिनेज, डाउन एरो मारिए, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन। क्यों बेटा? हाँ, आराम से, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यस, और नीचे लिखना प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और इस चीज को जरूर लिखना साइड में आके, साइड में डालना ऐसे। ठीक है, और साइड में जाकर लिखना ये है फिब्रिनोजन,
फिब्रिनोजन, और लास्ट में लिखना फिब्रिन, फिब्रिन, और इसको कन्वर्ट करवाना थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन। आरो लंबा लेना थोड़ा। थ्रोम्बिन का पहले इंपॉर्टेंट रोल है यहां, फिब्रिनोजन से फिब्रिन में पहले इंपॉर्टेंट रोल है किसका? थ्रोम्बिन का, जरूर। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में पहले इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का। वाह, वेरी गुड, कैल्शियम का, गजब, एक नंबर। इसलिए यहां कैल्शियम भी समझ आएगा, विटामिन के भी आ रहा है, और साथ में थ्रोम्बिन का रोल यहां पर क्या है वो भी हमें समझ आ रहा है। आया? क्लियर है? बोलो भाई साहब, क्लियर है? मैं फिर से क्या कह रहा हूं, बुक क्या कह रही है उस पर मत जाइए, आपको क्या समझ आ रहा है उस पर जाइए आप। ठीक है, आपको वहां लिखना नहीं है, आपको वहां समझ के क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, यदि लिखने का कोई नंबर आ रहा होता तो मैं जरूर इसको पूरा लिखाता। ठीक है, एक नंबर भी ताकि ना करता। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगा, देखो फालतू की बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है आप जाके इसके पीछे लगोगे, इसको रटोगे, और जो मेन बात है उस पर आपका ध्यान ही हट जाएगा पूरी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब अंडरलाइन कीजिए थ्रोम्बिन पर। बहुत बढ़िया, अंडरलाइन करो थ्रोम्बिन पर, अंडरलाइन करके चलो। या अंडरलाइन करना है कैल्शियम पर, अंडरलाइन करो कैल्शियम पर, कैल्शियम पर। चलो आगे, और ये देखना ध्यान से, ये जो सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा है ये हो रहा है 7, एक्सटेंसिंग में जाना है। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट कर रहा है? ये देखो 7 से यहां जो कैल्शियम के माध्यम से, ये देखना जो 10 क्लोटिंग फैक्टर है वो देखिए यहां से ऐसे आ रहा है। बहुत बढ़िया। नॉर्मली दर्शाना आपको, नॉर्मली कुछ भी नहीं दर्शा ये सब, तो एक जरूर लिखना है 7 क्लोटिंग फैक्टर का मैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ज्यादा है। 7 जरूर दर्शा होगा मेरे कहने से, हाँ टिश्यू में एक्सटेंसिंग, और बाकी छोड़ दीजिए, 7 को जरूर दर्शाना आपको। इधर बेटा देखो एक्सटेंसिंग में कहां, जो जहां आपने इस साइड एक्सटेंसिंग लिखा है उस साइड आना। चलो, और इंट्रेंसिंग में आप 9 और 10 का रोल इंपॉर्टेंट ज्यादा दर्शाइए। 9 और 10 नॉर्मली, 9 और 10, 9 और 10। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम का टॉप मोस्ट लिखना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एग्जाम के टॉप मोस्ट नोट डालना। सबसे पहले नोट डालना, यस नोट फर्स्ट, बिल्कुल नोट सेट 2022 अब की बारी। नोट लिखना एग्जाम का सबसे पहले, इम्बैलेंस एक्सटेंसिंग पाथवे। हर बच्चा यहां से फोकस करना ईमानदारी से। इम्बैलेंस एक्सटेंसिंग पाथवे क्यों हो रहा है ये जरूरी नहीं है, आगे आ जाएगा क्यों का जवाब भी। पहले आप कॉमन जवाब त्याग कीजिए, पहले कॉमन जवाबदेही होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो नीचे लिखना इम्बैलेंस एक्सटेंसिंग पाथवे, तो नीचे लिखना परलोंग पीटी, सिर्फ पीटी परलोंग होगा। ठीक है, परलोंग पीटी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, हालांकि हम पहली प्रायोरिटी आईएनआर को दे रहे हैं। आईएनआर भी क्या है बेटा? पेशेंट पीटी और नॉर्मल पीटी का रेशियो, यही आईएनआर है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे। यस, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो बेटा। ठीक है, नीचे लिखो नोट सेकंड में, जबरदस्त बात, नोट सेकंड में लिखना रे, इम्बैलेंस इंट्रेंसिंग पाथवे, सिर्फ इंट्रेंसिंग, इम्बैलेंस इंट्रेंसिंग पाथवे, इंट्रेंसिंग पाथवे इम्बैलेंस हो रहा है, जरूर लिखे राजा जी, परलोंग एपीटीटी, नोट सेट 2022। बिल्कुल जबरदस्त। आज ये अभी सामने आपके सामने आ जाएंगी चीजें, उसकी चिंता मत करो, पहले कॉमन को पढ़ो। आया? आओगे बेटा? नीचे लिखा तीसरा नोट, इम्बैलेंस कॉमन पाथवे। सर कॉमन पाथवे का इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस कॉमन पाथवे। बहुत बढ़िया बेटा जी, इम्बैलेंस कॉमन पाथवे। यदि बेटा कॉमन पाथवे इम्बैलेंस हो रहा है
जैसा मैंने अभी आपको बताया और समझाया और पढ़ाया, कॉमन पाथवे। याद रखना मित्रों, अफेक्टेड दोनों होंगे, ठीक है, बोथ प्रलोक। जबरदस्त, दोनों के दोनों प्रलोक होंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने आ जाएगी कौन सी ड्रग क्या किस पाथवे को इम्बैलेंस कर रही है और कैसे कर रही है, उसका मैकेनिज्म एक्शन अब मेरे हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ बेसिक था। ओके, ठीक है, ईमानदारी से कह रहा हूं ये चारों ड्रग इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, आपने फोलिक एसिड को ज्यादा नहीं देखा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको वैसे भी आ रहा था। विटामिन B12 को ज्यादा नहीं देखा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको वैसे भी आ रहा था। आयरन की कुछ बातें आपको वैसी भी आ रही थी, कुछ बातें नहीं थी जो मैंने आपको और बता दी। ठीक है, सुनिएगा आप ध्यान से, चल रहा हूं आगे। हाँ भाई चलो आगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत क्या करनी है, एक चीज और रह गई, लिखना मत। इसने क्या किया, लिखना मत। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में को फिब्रिन में और ये फिब्रिन में। क्यों बेटा? ये फिब्रिन में। और ये ससुरा फिब्रिन क्या कर रहा है? ये ससुरा फिब्रिन ये कर रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये डैमेज हुई है और यहां डैमेज कंडीशन में जो ब्लीडिंग बाहर की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर क्या होगा, ये आपका नेटवर्क बना रहा है। ये फिब्रिन है जो दूसरे कलर में दिखा रहा हूं। अब बॉडी क्या सोची, बॉडी ये सोची कि लंबे समय तक रह जाएगा तो ये ससुरा थ्रोम्बस बन जाएगा और ये थ्रोम्बस बन गया और ससुरा हो सकता है कि ब्रेन में कोई माइंड इंजरी हो गई और ब्रेन की ब्लड वेसल्स में कोई थ्रोम्बस बन गया, तो ब्रेन के बाकी हिस्सों को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, बाकी हिस्सों को ब्लड सप्लाई का इंबैलेंस हो जाएगा, अर्थात ये न्यूरॉन है और यहां पर ब्लड सप्लाई रुक गई क्योंकि यहां थ्रोम्बस, तो क्या हो जाएगा, सीवी, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया। और उसकी मेन वजह तो ये मित्रों, या तो थ्रोम्बस है या ब्लीडिंग है, या तो थ्रोम्बस हुआ है या ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है और उसकी वजह से ब्रेन में अटैक आ गया। और ब्रेन किसका अटैक को क्या बोल रहे हैं, सीवी, और कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमने क्या किया, हमने, हमारी बॉडी ने फिब्रिन जो है उसने क्या किया, क्लोट बना लिया और ये क्लोट थ्रोम्बस बन गया। तो बॉडी ने इसको बचाने के लिए एक चीज रखी है, बॉडी ने इसको बचाने के लिए एक चीज रखी है, क्या? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करो सारा। लिखना नहीं, बहुत आनंद है यहां। और ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा और ये प्लाज्मिन इसको डिजोल्व कर देगा फिब्रिन को, और ये जैसे डिजोल्व हो जाएगा ये क्लोट अपने आप ही धीरे धीरे हट जाएगा। या तो ये बॉडी काम करे, अच्छा बॉडी एक्टिवेट नहीं, बॉडी काम नहीं कर रही, तो हमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देना है और ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज स्टिमुलेट कर रहा है प्लाज्मिनोजन को। एक नंबर, ये एक्चुअली स्ट्रेप्टोकाइनेज का एक्शन है मित्रों। ठीक है, ना मानो तो करके देखो, ठीक है, और जिन्होंने किया उनके घर जाके देखो, ये देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज एक्टिवेटर कर रही हैं प्लाज्मिनेशन को और ये प्लाज्मिन में, और सीधा ये देखो आप, ये देखो फिब्रिन, और फिब्रिन जो इनसोलेबल था उसको सोलेबल में कर देगा, गुलकर अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये सोलेबल में कन्वर्ट, सोलेबल से अपने आप ही निकल जाएगा बाहर, अपने आप ही क्लोट रिमूव हो जाएगा, अपने आप ही थ्रोम्बस रिमूव हो जाएगा। आया? ये 3 ड्रग तब पढ़ समझ आएंगी जब विटामिन के समझ आएगा, जब एक्सटेंसिंग इंट्रेंसिंग समझ आएगा और लास्ट में प्लाज्मिनोजन समझ आएगा। अब मुझे किसी भी चीज में कोई परहेज नहीं होगी, आगे इनको उठा दें। तो लास्ट हेडिंग डालिए आप, लास्ट हेडिंग डालिए आप प्लाज्मिनोजन एक्शन।
प्लाज्मिनोजन का एक्शन लिखिए, नहीं किसी ड्रग का नहीं लिखना, अभी ड्रग का नहीं आएगा, प्लाज्मिनोजन एक्शन, ड्रग का नहीं आएगा अभी। आ गया? अब लिखना शुरू कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओके मेरे भाई, चलो आगे। ठीक है, प्लाज्मिनोजन लिखना, ये क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन नीचे लिखना, किसको स्टिमुलेट करेगा, प्लाज्मिन को। और ये प्लाज्मिन दो चीजों में दिखाना एकदम, फिब्रिन इनसोल्यूबल और नीचे फिब्रिन सोल्यूबल। ठीक है, ये जो इनसोल्यूबल था उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सोल्यूबल में, और ये डिजोल्व हो जाएगा अपने आप, डिजोल्व होकर अपने आप ही थ्रोम्बस कम हो जाएगा। ये लाइन लिखनी है लास्ट की, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में, और ये क्या काम कर रहा है, फिब्रिन को फिब्रिन उसमें सोल्यूबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ये विटामिन के का क्लियर। बोलो भाई मित्रों, अब एक एक को आटा गिर दो, एक एक आ गया अब नंबर में, हेडिंग डालो सबसे पहले विटामिन के, ड्रग का नाम, एक्शन नहीं ले भाई, अब डायरेक्ट चलेगा, वो तो एक्शन था, विटामिन के का पूरा एक्शन था, अब नॉर्मली चलेगा। नीचे लिखो विटामिन के, अलग से हेडिंग लगाओ। अब देखो मैं एक्शन किसी का भी नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट लिखाऊंगा, समझाऊंगा नहीं एक्शन को, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने देखो अपने आप ही टाइम दे दिया तुम लोगों को अच्छे से। विटामिन के लिखो, विटामिन के, विटामिन के को मित्रों दो भागों में बांटो, K1 और K3। नीचे लिखना, ये प्लांट सोर्स है, ये सिंथेटिक सोर्स है, सिंथेटिक सोर्स है, K1 और K3। ठीक है, K1 का एग्जांपल देना ताकि हमें एकदम क्लियर हो जाए कि वाकई ही K1 है। फाइलोक्विनोन, PHYLL, स्पेलिंग में बोल रहा हूं, चिंता ना करें, PHYLL OQUINONE, फाइलोक्विनोन। ठीक है, K1 का। ये एग्जाम्पल दिखती, किसका एग्जाम्पल है बेटा, विटामिन K1 का, और ये किससे मिलकर बना बेटा, प्लांट सोर्स से। बहुत बढ़िया। K2 K3 का भी एग्जाम्पल लिखिए, K3 का एग्जाम्पल लिखना बेटा, चलो आगे। एसिटोमैन, एसिटोमैन लिखो, एसिटोअमीनोफेन वाला, एसिटो, ACETO, एसिटोमैन, MEN, हाँ एसिटोमैन, लिख दिया एसिटोमैन वाला। एफेथोन, APTH, एफेथोन, APTH लिख दिया, THONE, ONE। देखो एसिटोअमीनोन तो लिखा होगा आपने, उसके बाद में लिखना APTHONE। ये क्यों लिखाया, सुनना ध्यान से, ताकि ये प्राथमिकता हो जाए कौन सा K1 है और कौन सा K3 है। K3 को तो बनाया गया है, और ये कौन सा सोर्स है बेटा, प्लांट सोर्स है। दोनों बात क्लियर है ना, आ गया। अच्छा सुनना, यूजेस बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले एक्शन लिखाऊंगा सिर्फ नॉर्मली, स्टिमुलेट क्लोटिंग फैक्टर, पता लग गया होगा वहां से, अब आ गया होगा पूरा, निकाल लेना। तो एक्शन लिखना, अब क्या करेगा, स्टिमुलेट क्लोटिंग फैक्टर। अब देखना, आप मुझे कुछ मत बोलना, स्टिमुलेट क्लोटिंग फैक्टर, इसलिए मैं आपको कह रहा था उस वक्त की, ध्यान लगाइए, स्टिमुलेट क्लोटिंग फैक्टर। अब देख लीजिए ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं आपको आगे पता लग गया, आगे पूरी कड़ी आपको पता चल गई है। चलो आगे, इसलिए मैंने आपको पुराना समझाया था, ईमानदारी से बोलो, मजाक की बात नहीं है, ठीक है, अभी समझाया ना थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने समझाया वो मैकेनिज्म। आया, नीचे लिखो,
डिफिशियंसी, कब विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है। फिर यूजेस लिखना, डिफिशियंसी लिखो, डिफिशियंसी कब हो सकती है विटामिन के की। सिंपल सी बात है भाई, अपने आप आ जाओ। लीवर डिजीज लिखते जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा। लीवर डिजीज नाम बोलूंगा सिर्फ, यस पूरी डिफिशियंसी लिख दीजिए एक साथ। लीवर डिजीज बेटा, जॉन्डिस, जॉन्डिस, माल एब्जॉर्प्शन, समझ में आ गया होगा, और लॉन्ग टर्म एंटी माइक्रोबाइल थेरेपी, वही एंटीबायोटिक वाली पढ़ा चुका हूं, लॉन्ग टर्म एंटी माइक्रोबाइल थेरेपी। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन के वाकई ही डिफिशियंसी हो चुकी है। सुनिए ध्यान से, इधर देखना, हमें इसलिए पता चलेगा कि बेटा फर्स्ट जो सिम्टम रिप्रोड्यूस होगा विटामिन के का, लिखना मत आप, इधर से देखो, ये लीवर पर एक्शन कर रहा था, ये क्लोटिंग फैक्टर को स्टिमुलेट कर रहा था 2, 7, 9, 10, और ये पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, क्लोटिंग की मैकेनिज्म में, और ये बना रहे थे क्लोट, यही हो रहा था। इसलिए इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, ये स्टिमुलेट होंगे नहीं, और इसलिए ब्लीडिंग के चांस बढ़ेंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, इसलिए जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आएगा वो आएगा हेमीचूरिया का। यहां से पता चलेगा कि 100% आपको विटामिन के की कमी हो चुकी है। ठीक है, हेमीचूरिया, देन अदर कंडीशन में नोज ब्लीडिंग, देन इकोकाइमासिस, स्किन के नीचे चारों तरफ रेडिश रेडिश पोर्शन नजर आएगा, इसका मतलब 100% विटामिन के की कमी है। तो नीचे लिखो साइन सिम्टम क्या है विटामिन के बेटा, हेमीचूरिया, हाँ मोर कॉमन, हेमीचूरिया मोर कॉमन, लिखना बेटा ईमानदारी से, एक एक चीज यहां पर, बिल्कुल मोर कॉमन हेमीचूरिया में, मोर कॉमन है हेमीचूरिया। उसके बाद में नोज एंड स्किन ब्लीडिंग, नोज एंड स्किन, स्किन में तो इकोकाइमोसिस। यस, हाँ जी भाई, बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो आगे, वहां पर K1 और K3 लिखा होगा, ऊपर आइए, वहां K1 K3 के नीचे, K1 के नीचे फाइल एग्जाम्पल लिखा होगा, यस, उसकी डोज लिखना, वही स्पेशल डोज, उसकी वही डोज लिखना बेटा जो K1 लिखा। K1 की डोज होगी 10 mg पर ml, 1 ml में 10 mg, K1 की डोज होगी यहां 10 mg पर ml, IM इंजेक्शन लगेगा, नहीं एक में, K1 में सिर्फ 10 mg पर ml और IM इंजेक्शन, पता है तुम्हें, वास्टस ग्लूटियस में बहुत बार आया भी है। ठीक है, नॉर्मल बात बता रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कोरिलेटेड करने के लिए। आया, यस, उसका लिखो K3 का डोज, K3 में एसिटामिनोफेन वाला लिखा होगा, यस, वहां पर लिखना 5 या 10 mg टैबलेट फॉर्म में यूज करेंगे, 5 या 10 mg, 5 K3 मेरे 5 या 10 mg टैबलेट फॉर्म में। ओके भाई, क्लियर है मेरे भाई। नीचे लिखो यूजेस, कब विटामिन के की डोज हमें देनी, विटामिन के कब हमें देना है, आराम से, गलती नहीं, ईमानदारी से, और जल्दीबाजी भी नहीं। यूजेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कसम से, ब्लड का ये मान लीजिए बहुत आधार चल रहा है कसम से। ठीक है, यहां पर गलती नहीं, आपने फोलिक एसिड को ज्यादा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, यहां पर आधार चल रहा है। यूजेस में लिखना एकदम ध्यान से, यूजेस में सबसे पहले लिखना है डाइटरी डिफिशियंसी। डाइट में यदि आप विटामिन के को शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपको यह समस्या हो सकती है, डाइट में यदि शामिल नहीं कर रहे हैं तो, यस, तो आपको यह समस्या हो सकती है। एक अनुमान के तौर पर कहा गया कि विटामिन के को नॉर्मल कितना लेना चाहिए पर डे, तो नीचे लिखिए 5 से 10 mg पर डे आपको विटामिन के की रिक्वायरमेंट है, 5 to 10 mg डाइटरी डिफिशियंसी में, नॉर्मल जाके नॉर्मल में लिखनी है बात जी। ओके, दूसरा यूजेस लिखना, किस कंडीशन में यूज करें, जॉन्डिस की कंडीशन में विटामिन के को यूज करो, जॉन्डिस की कंडीशन में, जॉन्डिस की कंडीशन, सुनिएगा ध्यान से, स्पेशल कौन लिखना मत मेरे भाई, कसम से बड़ा आनंद आ रहा है मेरे भाई,
सर ये लीवर है ऊपर, ठीक है, और देखना इधर देखो, ये हिपैटिक डक्ट है। लिखना मत ईमानदारी से, और ईमानदारी से इधर देखना शुरू कर दो तुम। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, सिर्फ कॉमन हिपैटिक डक्ट, CSD है, कॉमन बाइल डक्ट नहीं है अभी। और ये लेफ्ट हिपैटिक, और मेरे भाई ये राइट हिपैटिक। लिखना नहीं, ये गोल ब्लैडर, और यहां से होता हुआ बाइल नीचे, और कहां को, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के स्पेशल D2 पार्ट में। अर्थात मैं बगल में इंटेस्टाइन को भी दिखाऊं, ये आपका स्टोमक, ये आपके इंटेस्टाइन, यहां पर आ रहा आपका D2 में, ठीक है। और ये यहां से ये बाइल नीचे की तरफ जा रहा है कोलन में, और कोलन में जाकर ये कर रहा विटामिन के का एब्जॉर्प्शन, और ये विटामिन के वापस आ रहा लीवर में, और यहां से रिलीज करवाएगा कोई चीज, वो आ रही है वापस ब्लड में। कितना शानदार काम है। इसलिए जोंडिस में क्वेश्चन पूछा कि किस स्पेशल जोंडिस में यूज करना है, तब कहना कि इस पूरे पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको कहा जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, लाइक गोल स्टोन। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल नीचे नहीं जा रहा, और उसकी वजह से कमी हो गई एब्जॉर्प्शन, इसलिए जोंडिस में लिखना ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस। आय हाय हाय, मर गए रे भाई साहब। अरे कभी तो हमारा काम कर गया ना दिमाग, उस दिन तो ये मान ले ऐसा बछीड़ लगेगा, इसका याद रखेगा, ठीक है। तो विटामिन के, हमारा ध्यान ही बस यहां लग गया ना, यही करना एक्शन, फिर तो तुम सब लोग मारे जाओगे। आया, क्लियर है ईमानदारी से? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? जिंदा हो तो बोलो मेरे भाई। आया तो स्पेशल ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस में, यस। अब आया आनंद, कितनी देर बाद में आनंद आया साला, ठीक है, 3 घंटे के बाद में आनंद आया, ठीक है, यस। नीचे चल, इसलिए कहते हैं धैर्य रखना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुष को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आनंद लास्ट में आता है मेरे भाई। तुम अभी पहले ही आनंद चले जाते और चले जाते घर में, तो आनंद कुछ नहीं आता, और ये रह जाता इंपॉर्टेंट। आया मेरे भाई? तो जोंडिस में लिखना मेरे भाई। अच्छा, बाप रे सर, ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस में तो कमी हो गया तगड़ा, तो बताओ क्या करना है उसका ट्रीटमेंट? उसको 10 mg दो। डायट्री में तो मैंने बताया 5 से 10 mg, या 10 mg का IM इंजेक्शन दो साले को। बोला भाई साहब तुझे ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया तो बाहर से देना पड़ेगा, तो IM दो, ये इसके ट्रीटमेंट में, इसके ऑब्स्ट्रक्टिव में। ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ाया तो है 10 mg। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई बोलो मेरे भाई, ठीक है। तीसरा लिखना है लीवर डिजीज लीवर डिजीज, भाई बोलो मेरे भाई ठीक है, अब मेरी बात सुनना मेरे भाई। सर लीवर डिजीज, जोंडिस का नाम नहीं लिया, जोंडिस का हो गया खेल खत्म, बोल लीवर डिजीज हो गई। अच्छा, घर में कई बार कहते हैं, बोला उसी रिश्तेदारी उससे साथ हो गई, और नाम नहीं बताते बेटे, फिर पर्टिकुलर नाम आता है, भाई हाँ अनीता की शादी विनोद के साथ हो गई, तब पता चलता है स्पेशल एक्शन कहां हुआ है। लीवर डिजीज तो गा रहा है, बोलो लीवर डिजीज हो गई, अरे सही बता हुआ कहां है? तो बोला मेरे भाई, इधर देखा मेरे भाई हंसते रहो, जब तक तुम गोलमोल नहीं होगे ना, जब तक तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है, ये बात मैंने पता लगा ली आज। तुम्हें सीरियस पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम सीरियस ऐसे ही पढ़ते हो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प सीरियस कह रहा था, चीन को धमकी दे रहा था एक्शन करेंगे, और फिर बस ताशपत्ती खेलने लग गया। तो तुम सीरियस पढ़ने लायक नहीं हो, तुम तो खाली अल्लाह डुल्ला, आपका बॉडी हिलनी चाहिए, रेस्पिरेटरी लेना चाहिए, और इसके अच्छा ब्रेन में ऑक्सीजन जाना चाहिए, और फिर तुम्हारी गाड़ी को पकड़ते हो। इसलिए तुम्हें ये ऐसे ही रखना पड़ेगा 3-4 महीने तक। तो मेरे भाई इधर देख मेरे भाई ठीक है, तो अब मैं कर, अरे हुई कहां? ऐसे ही लीवर डिजीज चिल्ला रहा है, हुआ कहां? बोला हिपेटोसाइट में। तो बोला उससे क्या हो गया? अरे कच्चे मूर्ख, ये हिपेटोसाइट ही तो थी जो 2, 7, 9, 10 रिलीज कर रही थी।
₹2 का नोट, ₹7 का, ₹9 का और ₹10 का नोट, यही तो बना रही थी। तो बाप रे मेरे भाई, लीवर डिजीज हो गई, ये बनेगा नहीं, इसलिए क्लोटिंग अफेक्ट हो गया। विटामिन के को कह देगा नको बाबा, काम नहीं करने दूंगी मैं, क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं। सिंपल सी बात है। आया, ठीक है, इसलिए बीमार आदमी पर पास में जाने से कोई फायदा नहीं है। बोलो मेरे भाई, इसलिए लीवर डिजीज। तो नीचे लिखना तीसरा लीवर डिजीज, लीवर डिजीज तीसरा। आय हाय हाय हाय, और मेरे भाई आनंद आया, बाप रे 1 नंबर मिला है न्यूबॉर्न में। देखो चौथा, देखो जबरदस्त, कई बार आता है इमैच्योरिटी की वजह से। वाह 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 वाह, कुछ दिनों तक ऐसी संभावना रहती है। यदि इन्फेंट है, और कौन सा इन्फेंट? प्री मैच्योर, लिखना नहीं, बातचीत नहीं करना। प्री मैच्योर इन्फेंट है तो उसको सुनना, विटामिन के का डोज देना है स्पेशल, है ना? और कितना? 1 mg, अंडरलाइन करना, 1 mg प्री मैच्योर इंजेक्शन देना है, 1 mg IM वास्टस लैक्टियस मसल में। कई बार आया, वजह आपको पता चल गई, क्योंकि मोरल फ्लोरा बना ही नहीं। लेकिन ये कुछ और कह गया लास्ट में जाते जाते, और लास्ट में जाते जाते कुछ और कह गया, तो टॉपिक का मजा बढ़ा दिया। चलो, ये कह रहा है, सुनना ध्यान से बढ़िया तरीके से, ये न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी में इसलिए हम IM का इंजेक्शन दे रहे हैं 1 mg, क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है, नॉर्मल फ्लोरा मैच्योरिटी में नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से हम IM इंजेक्शन दे रहे हैं। लेकिन इसने कुछ और नया दे दिया कि बिफोर डिलीवरी 4 से 12 घंटे पहले उसको हम मदर को देते, बिफोर डिलीवरी 4 से 15, और मदर को जो डोज दें वो 5 से 10 mg के रेंज में थे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होकर समय होकर बहुत कम जाएगा वहां। 5 से 10 mg बिफोर डिलीवरी आप दे रहे हैं, तो नीचे देखना बिफोर डिलीवरी इसकी डोज मदर 5 to 10 mg, और बिफोर डिलीवरी का मतलब है 4 से 12 घंटे पहले। नीचे लिखो, नई बात है एकदम परफेक्ट, हाँ जी, 4 से 12 घंटे पहले। यस, किसकी? 5 से 10 बेटा। और लास्ट में लिखना मित्रों, लास्ट में लिखना बेटा, ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेशन, ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेशन। नीचे यूजेस में, ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेशन, है ना? एंटीकोगुलेशन की ओवरडोज हो गई, लाइक इच वारफेरिन, उसका भी एंटीडोट विटामिन के, ठीक है। अभी वारफेरिन का आ जाएगा पूरा एक्शन, जैसे विटामिन के का आया, ठीक है, तो भी हमें विटामिन के का डोज देना है मेरे भाई। बोलो मेरे भाई, आज के बाद में विटामिन के तुम्हें खोजने के लिए भगेगा, तो तुम उसको खोजने के लिए भगोगे, ठीक है। गलती नहीं करना जीवन में भी। नीचे लिखना बेटा लास्ट वन, एडवर्स इफेक्ट, विटामिन के का एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट लिखना बेटा, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के चांस बन सकते हैं उसको। बस, और कुछ स्पेशल नहीं दिया। और बाकी तो फिर क्लोट वाला हो सकता है, क्योंकि उसको क्लोट जमने के सुबह, तो मतलब थ्रोम्बस के चांस बढ़ सकते हैं। तो नीचे लिखना थ्रोम्बस के चांस बढ़ सकते हैं। थ्रोम्बस बेटा, थ्रोम्बस एलर्जिक रिएक्शन के बाद में कुछ नॉर्मल एग्जांपल है थ्रोम्बस का।
अब बोलो मेरे भाई, आया? ये था तुम्हारा कोगुलेशन। अब इलाज करो एंटी कोगुलेशन, एडिंग डालो एंटी कोगुलेशन ड्रग। वाह है, वो तो अभी बाद में आएगा ना, लास्ट में थ्रोम्बोलाइटिक में। पहले कोगुलेशन आई, अब एंटी कोगुलेशन आएगी, लास्ट में थ्रोम्बोलाइटिक आएगा। बस लास्ट में टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एडिंग डालो एंटी कोगुलेशन। नहीं मजाक नहीं, आज ही करना इसको पूरा, कल नया टॉपिक लेके आएंगे। है आज यही नहीं, मस्कुलर नहीं होगा बेटा, यही पूरा होगा। नहीं, इसके बाद में एक टॉपिक और है, सब टॉपिक थ्रोम्बोलाइटिक, बस हो गया फिर। ठीक है, नया नहीं कराएंगे अभी, ये तो पूरा कराएंगे, लेकिन लास्ट में देखो ये कल पूरा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जाके फिर इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वो वापस मैकेनिज्म आओ, फिर वो सारा काम पागलपंथी हो, कल फिर नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाओ एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन में सबसे पहले हेडिंग लगाओ हिपारिन। नहीं बोलना नहीं है, हिपारिन। हिपारिन में भी शानदार बात लिखा रहा हूं, एंटी कोगुलेशन में भी। ठीक है, हिपारिन एंटी कोगुलेशन, सिंपल सी बात है, जो कोगुलेशन बना है उसके खिलाफ आपको काम करना है, और उसको क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेशन। नीचे दो बात याद रखनी है, ठीक है, इन विट्रो और वीवो। और ये याद रखना, आपको दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विट्रो का भी और इन वीवो का भी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में और लेबोरेटरी में विट्रो और वीवो का अंतर होता है। लेबोरेटरी में भी एंटी कोगुलेशन यूज करते हैं, वारफरीन, ठीक है, सिट्रेट वगैरह, और देन ह्यूमन बॉडी में भी आप यूज करते हैं। तो नीचे लिखो, हेडिंग डालो, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेशन। दो तरीके क्या हो, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो एंड वीवो, विट्रो का मतलब है लेबोरेटरी में, विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं वो है विट्रो, और ह्यूमन बॉडी में यूज कर रहे हैं वो है वीवो। ह्यूमन बॉडी में याद रखना है, यस, विट्रो और वीवो। विट्रो की भी जितना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डोज का आता है, तो पहले विट्रो को ही क्लियर कर लीजिए। विट्रो में डालिए क्या क्या, हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट, विट्रो में। यस, अंडरलाइन करते हुए, मजाक नहीं, ईमानदारी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे तो ये मान लीजिए भले भले आदमियों को नहीं आता ही, ऐसा उठा के देता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट बेटा, बहुत बढ़िया, सोडियम सिट्रेट, हिपैरिन और सोडियम सिट्रेट। नीचे लिखना एक तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक बात और लिखना है, सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट का तीनों के अंदर लिखना बेटा। हिपैरिन कितना यूज करते हैं, 150 IU, इंटरनेशनल यूनिट 100 ml ब्लड में हिपैरिन यूज करते हैं लेबोरेटरी में, कितना, 150 IU, 150 IU 100 ml ब्लड में, 150 IU यूज करते हैं बेटा 100 ml ब्लड में। अर्थात आपके पास लेबोरेटरी में 100 ml ब्लड है बेटा, तो कम से कम 150 इंटरनेशनल यूनिट यूज करनी हिपैरिन की, इतना हिपैरिन उसमें डालना है। आया? ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना एकदम बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। नीचे लिखना बेटा सोडियम सिट्रेट का, सोडियम सिट्रेट कितना यूज करना है, नीचे लिखना 1.65 mc, 1.65 ग्राम, सॉरी ग्राम है बेटा, 1.65 ग्राम 350 ml ब्लड में, 1.65 ग्राम 350 ml ब्लड में। ठीक है, इतना सोडियम सिट्रेट यूज करना है। सोडियम ऑक्सीलेट कितना यूज करना है, सोडियम ऑक्सीलेट में लिखना 10 mg फॉर 1 ml ब्लड, 10 mg ऑक्सीलेट में लिखना 10 mg बेटा फॉर 1 ml ब्लड, 1 ml में। यस, बोलो मेरे भाई, कभी भी कोई गलती हो तो बताइए मुझे। आया? ठीक है, तो ये है विट्रो में बेटा, ऑक्सीलेट में 10 mg 1 ml ब्लड में, ऑक्सीलेट 10 mg यूज करना है 1 ml ब्लड में। कभी गलती होगी, ये इन विट्रो एंड इन वीवो। ठीक है, विट्रो में सीधा क्वेश्चन आएगा कि हिपैरिन कितना यूज करें, ऑक्सीलेट में ऑक्सीलेट कितना यूज करें, सिट्रेट को स्पेशल अंडरलाइन करना है। सोडियम सिट्रेट का बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, मोस्ट वांटेड में सोडियम सिट्रेट आया बेटा, सोडियम सिट्रेट का क्वेश्चन बहुत आता है।
ये मैं तुम्हें बता दिया हूं, बहुत जबरदस्त बात चल रही है इस वक्त, पूरे कंपटीशन एग्जाम की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए यहां पर बिल्कुल एकदम ताजा तजुर्बा रहना है। बीवो में नीचे लिखना, बीवो में दो अलग अलग चलना, ओ अलग अलग चलना, बीवो में दो अलग अलग चल। बीवो में दो बात लिखनी है, पैरेंटल एंटीकोगुलेशन और ओरल एंटीकोगुलेशन। पैरेंटल एंटीकोगुलेशन और ओरल एंटीकोगुलेशन। ओरल एंटीकोगुलेशन, बेटा पैरेंटल में एग्जांपल देना हिपैरिन का और ओरल में एग्जांपल देना है वारफेरिन का। वाह, और यहां से इसका रण शुरू हो गया वारफेरिन का। अब दो ड्रग इसकी पढ़नी है बस, फिर एक ड्रग और बच रही है स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक को पढ़ लेंगे तो बाकी स्ट्रेप्टोकाइन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हेडिंग डालिए सबसे पहले आज की हिपैरिन, आज के सेकंड लास्ट में हिपैरिन। हिपैरिन में चलिए आराम से, मैकेनिज्म लिखिए पहले, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। एंटीकोगुलेशन, हाँ एंटीकोगुलेशन, साथ में एंटीथ्रोम्बिन, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, एंटीकोगुलेशन एंड एंटीथ्रोम्बिन। एंटीकोगुलेशन बेटा एंटीथ्रोम्बिन ऐसे लिखना है, साथ में एंटीकोगुलेशन और एंटीथ्रोम्बिन। मैं नहीं बताऊंगा भाई, हल्का सा मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं, आराम से मैं बता दिया था आप लोगों को और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश, इसलिए मैंने कहा था थ्रोम्बिन को जरूर अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था एंटीथ्रोम्बिन नेचर है एंटीकोगुलेशन के साथ, और इसका मुंह बंद कर देगी तो ये दोनों अपने आप ही कन्वर्ट नहीं होंगे, और कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये अपने आप ही कोगुलेशन को बनाना बंद कर देगी, इसलिए तो इसका नाम रखा गया एंटीकोगुलेशन। बस सीधी और सिंपल है। आया? अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। अब दूसरा एंटीप्लेटलेट्स नेचर भी है, इसी के साथ साथ याद कीजिए हीमोस्टेसिस को, वैसोकंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन और लास्ट में क्लोट, ठीक है। इसलिए इसका नेचर एंटीप्लेटलेट्स का अंडरलाइन करना, एंटीप्लेटलेट्स एंटीथ्रोम्बिन के साथ साथ। नोट लगा के लिखना, हिपैरिन डज नॉट क्रॉस बीबीबी एंड प्लेसेंटा। हिपैरिन डज नॉट क्रॉस बीबीबी एंड प्लेसेंटा। इसलिए मित्रों याद रहे, ये प्रेगनेंसी की भी एंटीकोगुलेशन में ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको प्रेगनेंसी में भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि नो क्रॉस ऑफ द प्लेसेंटा एंड नोट क्रॉस बीबीबी। दिमाग को भी आया? इसलिए याद रहे मित्रों, सीबीए में जहां सीबीए की टेंशन हो रही है वहां पर एंटीकोगुलेशन पूछा जाए तो वारफेरिन थी, याद रखना। कई बार आता कि यार मेरे को दिमाग में क्लोट बन गया, बोलो डॉक्टर क्या दे रहा, बोलो वारफेरिन दे रहा, यार हिपैरिन नहीं दे रहा वहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, और क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो एक्शन भी नहीं कर पाएगी। गजब, एक नंबर की बात। ये छोटी छोटी बात ऑप्शनों को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगी, ये बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। बाद में मुंह फाड़ोगी सीबीए के अंदर, वहां हिपैरिन करके आओगे आंसर, तुम्हें तो यही है पावरफुल सबसे ज्यादा हिपैरिन है, आंसर कर दोगे कटक देसी। आगे पीछे सोचना क्यों है अपने को तो आंसर देना है, ठीक है। फिर बाद में एग्जाम के बाद में बाहर मिलते ये कहना है मैं तो एक नंबर करके आया हूं और आंसर तो यही है सर, ठीक। आंसर क्या आएगी फिर पता चलेगा, ये तो वारफेरिन माना है, ठीक है। फिर मेरे को मैसेज करते रहना, बोलो ये कैसे हो गया। हाँ मैं क्या बताऊंगा फिर बाद में, एग्जाम के बाद में तो क्या बताऊंगा, वो तो हो गया सो ही गया। इससे अच्छा एग्जाम से पहले क्लियरिफिकेशन लेके जाओ, बाद में तो कोई मतलब ही नहीं है, बाद में तो मेरे बताने से कौन सा फिर वो नंबर ही दे देगा। नो, नीचे लिखना यस। चलो आगे, तो नीचे लिखना इसका जो रूट है वो दो टाइप का है, एससी बेटा और आईवी, सबक्यूटेनियसली और आईवी। बात हो रही थी आप और मेरे बीच में, सबक्यूटेनियसली थे देन आईवी थे, और समझ गए होंगे क्योंकि इसकी बायोबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको ओरल देने से भी कोई फायदा नहीं।
अब तो ओरल का तो तुम्हें बढ़िया समझ आ गया 1 नंबर का। इसका मतलब बायोबिलिटी नहीं है तो देने का क्या फायदा, ठीक है। और बायोबिलिटी नहीं है तो उसको देने का भी कोई फायदा नहीं है। नीचे लिखो आईवी डोज कितनी दे, आईवी है ना, लिखा हूं आईवी। आईवी डोज है 100 यू, 100 यूनिट कहने का मतलब पर केजी, 100 यू पर केजी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। अब वो डोज मतलब वो केजी का मल्टीप्लाई करके अपने आप दे देंगे उसको, ठीक है। जैसे उसके ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूले में निकालेंगे, देखो जैसे वहां एग्जांपल भी है, क्वेश्चन कंप्लीशन का भी एग्जांपल है और वैसे भी एग्जांपल है वहां, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, गलती मत करना। यहाँ क्या कह रहा है, आईवी का वो पूछ रहा है कि आईवी का हम डोज कितना देंगे, तो आपको कहना है सर 100 यूनिट देंगे पर केजी के हिसाब से। पर केजी है ये, कहीं तुम 100 यूनिट ही लगा दो उसका, आपको पूरा पढ़ना है 100 यूनिट पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। तभी तो इसकी डोज जाती है 2-2 यूनिट पर, 2-2 यूनिट पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इसका निकाल के ले आएंगे, 4-4 इंटरनेशनल यूनिट पर जाती है। आया लो मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर वेट पर। आगे पढ़ा रहा हूं इसका, तो ये ध्यान रखना, ये पर केजी के हिसाब से बताइए, ठीक है। आगे लिखो प्लाज्मा हाफ टाइम, जरूर लिखना, 1 नंबर की बात, अंडरलाइन भी करना। हाँ आईवी में बेटा, प्लाज्मा हाफ टाइम आईवी में लिखना बेटा। प्लाज्मा हाफ टाइम है, एवरेज है बेटा 1 घंटा। प्लाज्मा हाफ टाइम एवरेज है 1 घंटा, और प्लाज्मा हाफ टाइम प्रलोंग भी हो सकता है, वो है 1 से 4 घंटा। सामान्य 1 घंटा प्लाज्मा हाफ टाइम कोई पूछे तो बेटा सामान्य क्या, 1 घंटे के एवरेज में इसका प्लाज्मा हाफ टाइम, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोलोंग यदि प्लाज्मा टाइम पूछे तो 1 से 4 घंटे। चलो बेटा ठीक है, ओके चलो आगे। कब हो सकता है प्लाज्मा हाफ टाइम 4 घंटे, तो ऑप्शन में लिखना कौन सी कंडीशन में, सिरोसिस एंड किडनी डिजीज में, यहां पर क्योंकि आपका लेट आएगा थोड़ा, सिरोसिस और किडनी डिजीज में यहां पर इसका प्लाज्मा हाफ टाइम है वो बढ़ सकता है। सिरोसिस और किडनी डिजीज में इसका प्लाज्मा हाफ टाइम है वो बढ़ सकता है। चलो बेटा ठीक है, बोलो भाई, ठीक है आगे बढ़ो मेरे भाई, नीचे चलिए। डोज ऑफ हिपैरिन में स्पेशल लिखना है, वो तो एक फॉर्मूला था कि 100 के हिसाब से, यहां बच्चों और उसका एडल्ट का कुछ अलग अलग लिखना है। एडल्ट के लगभग आईवी हम दे रहे हैं बेटा एडल्ट को 5000 से 10,000 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, लगभग 5000 से 10,000 आईयू लगभग एडल्ट को दे रहे हैं आईयू। और चिल्ड्रन का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे बेटा, याद रखना चिल्ड्रन का फॉर्मूला लगेगा बेटा 50 यूनिट पर केजी के हिसाब से। बच्चों को देंगे बेटा, वो देंगे 50 यू पर केजी के हिसाब से, ठीक है बेटा। 50 यू पर केजी के हिसाब से चिल्ड्रन की डोज है, और एडल्ट की डोज के अनुसार 5000 से 10,000 सामान्य डोज इस फॉर्मूले से निकल के आएगी, ठीक है, सामान्य डोज, ठीक है। यहां पर हम वैसे भी 5,000 तो निकल ही रही है, 50 केजी का भी मान के चले तो 5,000 तो वैसे भी निकल ही रही है, ठीक है। और यहां 50 यू चिल्ड्रन के हिसाब से डोज देनी है, बच्चों को ये देनी है। आया, यस ओके। नीचे चलो भाई, एडवर्स इफेक्ट आओ, एक एक बात सोच सोच के, गलती मत करना बिल्कुल भी, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को स्पेशल, बाकी सब में गलती कर देना मलाइन। यस एडवर्स इफेक्ट बेटा किसका, इसी का हिपैरिन का, हिपैरिन का एडवर्स इफेक्ट सबसे पहले लिखना ब्लीडिंग, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नीचे लिखना हिपैरिन इंड्यूस ब्लीडिंग, ऐसे लिखना हिपैरिन इंड्यूस ब्लीडिंग, अच्छा बच्चा है वो अपने आप समझ लेगा ब्लीडिंग, क्योंकि थ्रोम्बिन का मुंह बंद कर दिया भाई, इसलिए क्लोटिंग बंद हो गया मेरे भाई, इसलिए ब्लीडिंग के चांस खतरे बढ़ेंगे। नीचे लिखना अपने आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, भाई एंटीप्लेटलेट्स का भी आ रहा था, इसलिए इसका साइड इफेक्ट आएगा थ्रोम्बोस, हाँ इसका ही थ्रोम्बोसाइटो, यही चल रहा है बेटा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये इसी को चलो भी तो यही चलेगा अभी तो काफी टाइम तक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आगे लिखना मेरे भाई जबरदस्त। सर इसका साइड इफेक्ट एलोपेशिया भी आ सकता है, एलोपेशिया भी आ सकता है, यार ये एलोपेशिया कैसे आ रहे, लेकिन रिवर्सिबल एलोपेशिया है, हाँ जी
एलोपेशिया लिखना है, रिवर्सिबल लिखना है, लिख तो लो, देखते हैं इसको भी साला कैसे है। और एक जबरदस्त शानदार नई बात आई एकदम, इसका रेशनल देता हूं, ओस्टियोपोरोसिस। उसके पीछे जरूरी इंक्रीज द ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, हिपैरिन ओस्टियोब्लास्ट को बढ़ा सकती है। ठीक है, देखो कैसे, इधर देखना बेटा, कैसे देखो, इधर इधर देखो ध्यान से, क्योंकि जो हिपैरिन जैसे हम पेशेंट को देंगे तो हमारी जो बोन है, एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, मास्टर सेल, मास्टर सेल आर रिलीज द हिपैरिन, and abnormal of mast cell, then is the abnormal metabolism of the bone, then कुछ osteoporosis। इसलिए imbalance then क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत क्या है, इधर देखना, बोन खोखली हो जाएगी, और बोन का खोखला होना, दिस इज द ओस्टियोपोरोसिस। इसलिए नीचे लिखना तीसरा ओस्टियोपोरोसिस। एलोपेशिया का देखना पड़ेगा एक बार, उसका गलत नहीं बता सकता 1% भी। हाँ, ओस्टियोपोरोसिस का ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रही है। नीचे लिखना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, देख लेना आप, हिपैरिन जहां जहां दे रही हैं, देखना दब्बा 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 हो जाता है, हाइपर रेसिस हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा ना कई बार, हिपैरिन देते हुए देखा होगा आपने, रेसिस रेसिस हो जाते हैं एकदम पूरे एब्डोमेन पर। ठीक है, बिल्कुल। नीचे लिखना कॉन्ट्राइंडिकेशन, अंडरलाइन करते हो हर एक सेंटेंस को, हर एक सेंटेंस एग्जाम का होगा, ये बता देता हूं तुम्हें। कॉन्ट्राइंडिकेशन में स्पेशल लिखना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में देंगे क्या, कतई नहीं। यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखना बेटा, क्या कौन सी कंडीशन में हिपैरिन नहीं देंगे, कहने का मतलब, तो ब्लीडिंग समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लीडिंग कर रही है। ठीक है, इसलिए ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी मैडम, और समझ में आ गया ब्लीडिंग क्यों कर रही, उसके पीछे का राज मैं आप लोगों को बता चुका हूं अच्छे से। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बेटा, ठीक है, नीचे लिखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की हिस्ट्री हो तो देंगे क्या, नहीं, कतई नहीं। और एक जबरदस्त बात, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये तो समझ आता है साला, सुनना एक बात और, सर यदि लिखना मत, सीवियर हाइपरटेंशन हो, बाबा ना को मत दे देना, सीवियर हाइपरटेंशन में दे दिया तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो, क्योंकि साइड इफेक्ट इज ब्लीडिंग, और पहले से बीपी ज्यादा है तो और फोर्स मारेगी, तो हल्का सा इफेक्ट बढ़ गया तो रप्चर हो जाएगा। गजब, इसलिए राजा सीवियर हाइपरटेंशन, गजब राजा, मजा आ गया कसम से आज भरपूर, सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, नीचे लिखना मित्रों, जबरदस्त सीवियर हाइपरटेंशन के बाद में क्रोनिक एल्कोहलिज्म, एक नंबर, लीवर पर अफेक्ट कर जाएगा, विटामिन के की ऑलरेडी डिफिशियंसी है, और ये ऑलरेडी ब्लीडिंग कर रही है, जो बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म वो पहले से अफेक्ट हो रखी है, इसलिए इसको लेते सीवियर ब्लीडिंग होगी। बहुत बढ़िया, नीचे लिखना सीवियर रीनल फेलियर, नको बाबा, ईपीओ नहीं है यहां, थ्रोम्बोसाइटो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन भी नहीं है, क्योंकि थ्रोम्बोपोइटिन आर रिलीज बाय द किडनी। रीनल फेलियर, नको बाबा, रीनल फेलियर में नहीं देना, क्रोनिक एल्कोहलिज्म तो देना ही नहीं है, क्योंकि बेटा थ्रोम्बोपोइटिन है ना, वो भी कहां से, किडनी से रिलीज होता है, तो किडनी फेलियर में ऑलरेडी वो डिफेक्ट है, और ऑलरेडी ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और पहले से बॉडी में साइटोपिनिया, तो ये मत देना भाई। ठीक है, और तुम भी क्या याद रखोगे, बता देता हूं, एस्प्रिन और इसको दोनों को कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं देना है। तो नीचे लिखना, यदि पेशेंट को एंटीप्लेटलेट जरूरी, स्पेशल एस्प्रिन, तो उसको नहीं, एस्प्रिन बेटा। और मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, एस्प्रिन का नेचर एंटीप्लेटलेट्स का है, उठा के देखिए अपनी बुक में, ठीक है, दिमाग में देखिए अपने पूरे में घूमकर, कि ये डाउट आपका अंदर गया था कि नहीं, देखिए उठाकर, मुझे क्या पूछते हो। चलिए और नीचे, हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट लिखिए, हिपैरिन एंटीडोट लिखिए, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट आया। अब देखिए ध्यान से, वापस आ जाओ इसी पर, देखो इधर आओ, बंद कर दो सब चीजों, बिल्कुल इधर देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं देखना, मेरी तरफ देखो तुम। ठीक है, इस पर आओ, हमने नाम दिया था सर, इसको एक्शन करेगी हिपैरिन, और ये कर क्या रही है बाबा, इस बात को समझ लीजिएगा, ये इस पर एक्शन कर रही है थ्रोम्बिन पर, और ये थ्रोम्बिन कर क्या रहा है मेरे भाई, ये थ्रोम्बिन ही तो है जो इसका मुंह बंद कर रही है, और ये इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होने दे रही, इसलिए अपने आप ही क्या हो गया, एंटीकोगुलेशन हो गई। बात सीधी और सिंपल है,
कोई दिक्कत ही नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं। और साथ में एंटीप्लेटलेट्स का भी नेचर है, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसलिए इसने कहा कि यदि ब्लीडिंग के डिसऑर्डर ऑलरेडी हो या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑलरेडी हो या सीवियर हाइपरटेंशन ऑलरेडी हो तो कभी भी इस ड्रग का यूज मत करो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग कर रही है, बॉडी की नॉर्मल अफेक्टिव हो रही है तो ऑलरेडी ब्लीडिंग हो जाए। क्या इसको देने से सिंपल सी बात है, ब्लीडिंग आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ा देगी, इसलिए बोन को खोखले कर देगी, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए या तो क्वेश्चन इसको फेंकेगा कॉन्ट्राइंडिकेशन में लगभग, और या क्वेश्चन फेंकेगा नर्सिंग की प्रायोरिटी में। अब प्रायोरिटी पर आइए, ठीक है, इसको छोड़िए। क्लियर है नॉर्मल बात तो? ओके है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, देखो इधर देखो, नोटशेट 2022 क्या कह रही थी इसमें? नोटशेट 2022 चिल्ला चिल्ला के करी थी, इधर देखना, जो तुमने पेशेंट को हिपैरिन दिया है वो स्पेशल अफेक्ट करेगा इंट्रेंसिंग को, और ऑलरेडी मैंने बताया इंट्रेंसिंग अफेक्ट होने का मतलब एपीटीटी, इसलिए आफ्टर हिपैरिन अस्सता एपीटीटी, कोई दिक्कत नहीं। ये नोटशेट 2022 का है, इसलिए नोट लगा के तुम भी लिख दो, नोट लगा के आफ्टर द हिपैरिन, हिपैरिन कोष्ट में लिखना लो मोलिकुलर, लो डोज देने पर, लो मोलिकुलर वेट कहने का मतलब लो डोज देने पर बेटा, आफ्टर द हिपैरिन बेटा लो डोज देने पर अफेक्ट द एपीटीटी ड्यू टू अफेक्ट द इंट्रेंसिंग पाथवे, ड्यू टू अफेक्ट इंट्रेंसिंग पाथवे। हिपैरिन देने के बाद में क्या असेसमेंट करें? एपीटीटी को असेसमेंट करना चाहिए। आया डोज, एक्शन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, तमाम बातें मैंने डोज, नॉर्मली डोज, सारी बात नॉर्मल प्रायोरिटी समझा दी है, बोलो कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। और एंक्लस की कोई भी प्रायोरिटी उठा के चेक लेना, आपकी मैकेनिज्म इतनी शानदार पढ़ा दी, एक भी चीज आपके रुकेगी नहीं आपसे, ये मेरा वादा है। आया, हेडिंग लगाना बेटा, नेक्स्ट, बस एक ड्रग और बच रही इसके बाद में, वारफेरिन, वारफेरिन के बाद में बस एक ड्रग और बच रही है, हेडिंग लगाना पहले वारफेरिन, वारफेरिन कुछ भी नहीं करना, बस अब तो आ ही गया वारफेरिन, अब तो एक ड्रग और बच रही स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ठीक है बेटा। वारफेरिन, वारफेरिन एंटीकोगुलेशन है? पूरी लिखा दिए थे कि एकदम? साइड इफेक्ट देखना, एक्शन तो तुम देख लेना, साइड इफेक्ट डोज लिखा दिया था पूरा, डोज भी मैंने लिखा दिया था 5 mg उस पर, नहीं लिखा था? चलो फिर दो चीज लिखो इसकी डायरेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट, ये लिखो, ये तो साम लिख दो, ओरली और एंटीकोगुलेशन ये तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, ओरली एंटीकोगुलेशन लिख दो इसमें, ठीक है। और अब मैन हेडिंग डालो एडवर्स इफेक्ट, वारफेरिन का लिखना बेटा एडवर्स इफेक्ट, वारफेरिन का एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये दो चीज जरूर लिखना, यस, वारफेरिन का डायरेक्ट लिखना है एडवर्स इफेक्ट, फिर मार रहा हूं उस पर स्ट्रेप्टोकाइनेज पर, एडवर्स इफेक्ट जरूर लिखना है बेटा, ठीक है, वारफेरिन का, बिल्कुल एक एक बात को अच्छे से, वही अब की बार की तरह, दोनों इंपॉर्टेंट है। वारफेरिन का एडवर्स इफेक्ट लिखना बेटा सबसे पहले, एडवर्स इफेक्ट में लिखना हेमीचूरिया हो सकता है सर, हेमीचूरिया अभी मैंने बताया था, क्योंकि विटामिन के को अफेक्टेड कर रही है, ठीक है। एपिस्टासिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, यस बेटा, एपिस्टासिस एंड नोज ब्लीडिंग हो सकती है, आया, ठीक है। ये इसका नॉर्मली साइड इफेक्ट आ सकता है बस वारफेरिन का, हाँ एडवर्स इफेक्ट हुई। नीचे लिखना कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब ये थेरेपी ना दें, कब ये थेरेपी ना दिया जाए,
एक एक बात जबरदस्त। नोट यूज इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करनी वारफेरिन, प्रेगनेंसी में सिर्फ हिपैरिन देनी है। ठीक है बेटा, सुनना क्यों नहीं देनी, क्योंकि वारफेरिन कोज द टेट्राजेनिक इफेक्ट, और टेट्राजेनिक में स्पेशल बर्थ डिफेक्ट, और बर्थ डिफेक्ट में बताऊं स्पेशल स्केलेटल अबनॉर्मलिटी। याद रखना स्पेशल, जैसे क्वेश्चन वैसे ही आएगा जो ट्राइकस्पिड अट्रेजिया का पीछा कर रहा है, वैसे ही पीछा करेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हाँ बाद में मत कहना कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखना वारफेरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द प्रेगनेंसी, क्यों देने पर बर्थ डिफेक्ट पैदा कर सकती है, और बर्थ डिफेक्ट में क्या स्केलेटल अबनॉर्मलिटी, स्केलेटल अबनॉर्मलिटी कर सकती है बेटा। यस, और जिसको हम क्या कहेंगे स्केलेटल अबनॉर्मलिटी आने पर, इसको कहेंगे हम फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। इसको अंडरलाइन करना, ये टेट्राजेनिक इफेक्ट है इसका, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। और बताऊं इसमें क्या आता है फीटल वारफेरिन सिंड्रोम में, हाइपोप्लेजिया ऑफ नोच, कंजेनाइटल में पढ़ोगे आप, हाइपोप्लेजिया ऑफ नोच, हाइपोप्लेजिया ऑफ नोच। ऐसा एकदम पूरा जो नोच का स्ट्रक्चर है ना वो पूरी तरीके से बनेगा नहीं, जो बोन का स्ट्रक्चर है, जो नेजल सेप्टम वगैरह है, एक्सटर्नल नोच है, इंटरनल नोच है, वो पूरी तरीके से मैडअप नहीं होगा आउटर। ठीक है, तो हाइपोप्लेजिया ऑफ नोच हो जाएगा। साथ में एक चीज जरूर और लिखना, ग्रोथ रिटार्टेशन, जीआर हो सकता है ग्रोथ रिटार्टेशन। ग्रोथ रिटार्टेशन भी हो सकती है बेटा। ठीक है, ओके। और नीचे नोट लगा के लिखना, आफ्टर द हिपैरिन असेसमेंट द आईएनआर, पहली प्रायोरिटी आईएनआर को देनी है और दूसरी प्रायोरिटी पीटी को देनी है। वही बात हो गई, आईएनआर भी वही बात है। ठीक है, नीचे लिखना आफ्टर द वारफेरिन, वारफेरिन देने के बाद में हमें किसको असेसमेंट करना है, आईएनआर को पहली प्रायोरिटी में। आईएनआर ऑप्शन में ना हो मित्रों तो हमें इंटरवेट करना है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को। दोनों बातें सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी बेटा आईएनआर ही देना है। ठीक है, और दूसरी प्रायोरिटी में हमें पीटी आया, असेसमेंट करना पीटी को। बोलो कभी गलती करोगे क्या? आया, आज की लास्ट बात लिख दो, स्ट्रेप्टोकाइनेज। डोज तो वहां लिखा, तो आपने कह दिया था ना, इसलिए नहीं लिखाई। और डोज नहीं लिखाई थी? अच्छा, फिर यही तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को। कोई बात नहीं है, एक सेकेंड, डोज ही लिखानी है ना। हाँ, डोज लिखना भाई, वारफेरिन की 5 mg, 5 mg की टैबलेट यूज करते, 5 mg बेटा। वारफेरिन की टैबलेट यूज करते हैं बेटा 5 mg। एडवर्स इफेक्ट हो गया, असेसमेंट क्या करेंगे, हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा दिया, जबरदस्त। कॉन्ट्राइंडिकेशन में याद रखना बेटा फीटल वारफेरिन सिंड्रोम, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोप्लेजिया ऑफ नोच, क्योंकि वो स्केलेटल अबनॉर्मलिटी कर रही है। ठीक है, इसलिए याद, लास्ट हेडिंग लगाओ आज की, फिर जाओ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज मैकेनिज्म बताया था तुम्हें, जबरदस्त, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, और वो कैसे कैसे काम कर रही है, तो सबसे पहले लिखना बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। पहले हेडिंग लगाओ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, ऐसे लिखो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। यस, अलग अलग याद रखनी है, मजाक नहीं। ब्लड फॉर्मिंग ड्रग अलग याद रखनी है, कोगुलेशन अलग याद रखना है, एंटीकोगुलेशन अलग याद रखना है, और लास्ट में ड्रग आ जाती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जी। ठीक है, जो स्पेशल सीबीए में ऐसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, अभी बताता हूं कहां कहां और भी, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में, डी वेन थ्रोम्बस में, इसमें यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो नीचे लिखना थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग लिखा ना आपने। ठीक है, एग्जांपल लिखना स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। काइनेज काइनेज के नाम से लगभग याद कर लेना है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज।
यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज आया। एक ड्रग का नाम लिख के चलो, हेडिंग ला लो इसके जस्ट नीचे। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज, थ्रोम्बोलाइटिक में सबसे पहले आएगी स्ट्रेप्टोकाइनेज। यस, मैकेनिज्म एक्शन लिखना। क्या करेगी? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं है क्या ये ड्रग? थ्रोम्बोलाइटिक में सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसका फंक्शन क्या है बेटा? प्लाज्मिनोजन। मैकेनिज्म एक्शन क्या है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। नीचे लिखना नेचर क्या है? नेचर है थ्रोम्बोलाइटिक का। नेचर किसका है? थ्रोम्बोलाइटिक है। और पता लग गया होगा कैसे कैसे एक्शन करेगी आगे पूरा। नीचे लिखो जबरदस्त। प्लाज्मा हाफ टाइम कितना है इस ड्रग का? प्लाज्मा हाफ टाइम बेटा, प्लाज्मा हाफ टाइम इस ड्रग का 30 मिनट से लेकर 40 मिनट, 30 से लेकर 40 मिनट तक इसका क्या है? प्लाज्मा हाफ टाइम है। नीचे लिखना यूजेस, इस मेडिसिन को यूज कब कब कर सकते हैं? सीवीए में यूज कर सकते हैं। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में बताया था मैंने, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बस में डी वैन थ्रोम्बोसिस में कर सकते हैं आराम से, डीवीटी में, क्योंकि वहां भी थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है। और पहले ही हमें रोकना है तो थ्रोम्बोफाइलेबाइटिस पे भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। थ्रोम्बोफाइलेबाइटिस इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द वेन, और वेन में इंफ्लेमेशन के साथ थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है। बोलो मेरे भाई। डोज लिखना इसकी, कितनी डोज देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज की? 2.5 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट है बेटा, 2.5 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट है। और IV देना है कितनी देर में? 1 घंटे में देना, स्लोली स्लोली देना इसको, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हाईएस्ट ब्लीडिंग आता है, इसलिए 2.5 लाख IU बेटा इंटरनेशनल यूनिट, रूट है IV, और टाइम है कम से कम 1 घंटे तक देना है, 1 घंटे तक देना है, ठीक है। यूजेस में आपने सबसे पहले स्ट्रोक लिखा होगा, एक्यूट मायोकार्डियम इंफार्क्शन में भी लिख दीजिए, वहां भी थ्रोम्बस हो रहा है, क्योंकि मायोकार्डियम की भी जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है MI अटैक की, वो भी थ्रोम्बस ही है। MI अटैक की भी एक्यूट मायोकार्डियम इंफार्क्शन, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, एक चीज आ रही है यार इसका साइड, सुनिएगा इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। देखो बंद करो इसका लिए एक सबसे जैसे क्वेश्चन वारफेरिन का पूछता है मॉनिटरिंग का, इसलिए भी इसका क्वेश्चन पूछेगा। सुनिए ध्यान से, बस हो गया। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मैंने कहा ये थ्रोम्बस है बेटा, इस थ्रोम्बस को ये हटा रही है बस, इसलिए इसका मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट है वो आ सकता है ब्लीडिंग। आ गया बेटा, इसलिए नर्स की अहम प्रायोरिटी हो जाती है मॉनिटरिंग द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की जरूर मॉनिटरिंग करें, ठीक है। नीचे लिखना मॉनिटरिंग द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की जरूर मॉनिटरिंग करें। यस, आफ्टर द स्ट्रेप्टोकाइनेज या थ्रोम्बोलाइटिक। पता तो लग गया काम तो क्या करेगी। यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिए, डोज मैंने आपको लिखा दी, और साइड इफेक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ब्लीडिंग आ रहा है इसका मैक्सिमम। अब देखो क्या करेगा, अच्छा बच्चा उस चैप्टर को निकालेगा, वही पहले शुरुआत में लिखा जो पाथवे कोगुलेशन का, पहले कोगुलेशन और प्लाज्मिनोजन वाला नहीं, कोगुलेशन वाला पहले, उस पर आइए, कोगुलेशन वाले पर आइए बेटा, कोगुलेशन पर आइए। कोगुलेशन में थ्रोम्बिन मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रहा था आपको, थ्रोम्बिन में जाकर नीचे लिखो, कोष्टक में लिखिए हिपैरिन इस पर एक्शन कर रहा है, हिपैरिन। थ्रोम्बिन में लिखिए हिपैरिन। इंट्रेंसिंग पाथवे के कोष्टक में भी लिखिए हिपैरिन, कौन अफेक्टेड कर रहा है इंट्रेंसिंग पाथवे को? हिपैरिन। और नीचे लिखिए इंट्रेंसिंग पाथवे के कोष्टक में आना, इंट्रेंसिंग पाथवे रिप्रेजेंट कर रहा है एपीटीटी को, एपीटीटी अर्थात इंट्रेंसिंग पाथवे का जो टाइम है वही तो एपीटीटी है, शॉर्ट एंड स्वीट में याद करें तो। आ गया, जिसको कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा, इसी में पूरा पढ़ना है, वो बच्चा इधर देखे, अब इधर देख लो 5 मिनट, जो बाद में जाकर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक्सटेंसिंग पाथवे के कोष्टक में लिखना है पीटी, पीटी
एक्सटेंसिंग पाथवे के कोष्टक में लिखना है पीटी और यहां पर लिखना है कौन, वारफेरिन। वारफेरिन इसी में ही पूरा याद हो जाएगा। यहां पर लिखा आपने इपैरिन लिखा होगा, यहां पर एपीटीटी लिखा होगा, यहां पर पीटी भी लिखा होगा, यहां पर वारफेरिन लिखा होगा, यहां पर हिपैरिन लिखा होगा। ये रही आपकी एंटीकोगुलेशन। आया? ठीक है, नीचे लिखो, उस पर चलो आप ध्यान से। दूसरा पाथवे था आपका, उस पर चलना है, प्लाज्मा थ्रोम्बोलाइटिक। अब सुनना ध्यान से, इस प्लाज्मिनोजन ये क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बोलाइटिक ये इसी को तो एक्टिवेटर कर रही है। तो प्लाज्मिनोजन के नीचे लिखना है थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन। थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन ताकि 5 मिनट में टॉपिक को रेडी किया जा सकता है। थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन आया? ठीक है, और इस थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन के ऊपर लिखना है ये एग्जांपल कौन सा, एक स्ट्रेप्टोकाइनेस लिख दीजिए ताकि आपको पता लग जाए स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कर रही है। थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन, उसमें क्या हो रहा है बेटा, प्लाज्मिनोजन को स्टिमुलेट कर रही है, और यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब सुनना, वही मैकेनिज्म निकालना जो अभी निकाली, उस मैकेनिज्म में जाकर इधर देखो ध्यान से, ऊपर ही ऊपर बीच में जगह होगी, उसमें लिखनी है, नीचे लिखना 2, 7, 9, 10, और इनको स्टिमुलेट कर रहा विटामिन के। विटामिन के एक नंबर, विटामिन के। ठीक है, और 2, 7, 9 का 7 का यहां पर आपको पूरा समझ आया होगा, आया, और 9, 10 का आपको यहां समझ आया होगा। 2 का ज्यादा रोल नहीं है, मैक्सिमम रोल है 7, 9, 10 का। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा बच्चा क्या करेगा, और अच्छा बच्चा नीचे क्या करेगा, हिपैरिन लिखा था, हिपैरिन के नीचे आना, इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, वहीं लिखो प्रोटामाइन सल्फेट। और अच्छा बच्चा यहां पर वारफेरिन लिखा था, वारफेरिन के नीचे लिखना है विटामिन के। और अब आपको पूरा संबंधी समझ आ जाएगा, एक नंबर। आया? कोई चिंता ही नहीं करनी है। अब 5 मिनट में ही तैयार हो गया। ठीक है, अब 5 मिनट रूम पर जाके पढ़ना है, बस 1-2 पाथवे को याद करना है और कुछ याद नहीं करना। और बताओ, और क्वेश्चन निकालना शुरू कर देना आज से। बस ये लो, 5 मिनट का काम बता दिया लास्ट। कल